हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए 4 लाइनें सुनते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक थोताज नहीं होते और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं अपना ये शानदार प्रैक्टिस सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं, पूछा। द्वीप देश हैं। ऑप्शन ए सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मालदीव म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव श्रीलंका, ऑप्शन डी लक्षद्वीप श्रीलंका। देखिए, पहले प्रश्न को आप काटेंगे कैसे, कौन सा ऑप्शन ये गलत है ना। तो सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया तो भारत से सटा नहीं भाई साहब, है ना, तो आप इसको पहले काट दीजिए। यहाँ पे आते हैं लक्षद्वीप, तो यहाँ पूछ रहा कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश, तो लक्षद्वीप तो भारत में है ना भाई, तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी भी काट दीजिए। अब बचता है आपका मालदीव और म्यांमार। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द्वीप देश हैं, तो भैया ये बताइए म्यांमार जो है ये द्वीप देश है क्या? बिल्कुल द्वीप देश नहीं है कौन? मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, बात क्लियर है। श्रीलंका और मालदीव जो है 2 ऐसे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी अगर आपसे पूछे तो श्रीलंका की राजधानी बड़ी फेमस है, जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे यहाँ की राजधानी है और यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी आपकी माले है। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि जो मालदीव है यह जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही हिसाब से ये एशिया का सबसे छोटा देश है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी है। ऑप्शन ए मनामा, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी मास्को, ऑप्शन डी मस्कट। बताओ भैया कौन सी राजधानी है? पहले आते हैं किस पे, पहले ऑप्शन ए देख लो। मनामा किसकी राजधानी है? मनामा बोले तो बहरीन। क्या? मनामा बोले तो बहरीन। माले अभी जस्ट बताया आपको, मालदीव। बात क्लियर है, माले कहाँ की राजधानी? मालदीव की। उसके बाद मास्को कहाँ की राजधानी? रूस। क्या? रूस, क्रेमलिन, मॉस्को। मस्कट कहाँ की राजधानी मेरे दोस्त? मस्कट आपकी है ओमान की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या भैया, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? के.एस. हेगड़े, जी.वी. मावलंकर, एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह। बताओ भैया कौन इसमें पहले अध्यक्ष थे? देखिए, अगर हम बात करें तो जो लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश मावलंकर। कभी कभी लिखा रहता है गणेश वासुदेव मावलंकर, कभी कभी आपको लिख जाएगा जी.वी. मावलंकर। ठीक है, ये जी.वी. मावलंकर ये जो है प्रथम अध्यक्ष थे। अभी अगर आपसे पूछ दिया वर्तमान अध्यक्ष, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भैया अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? ओम बिड़ला साहब है। कहाँ के हैं? तो राजस्थान के हैं। कौन है? ओम बिड़ला है और ये राजस्थान के हैं। बात क्लियर है। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा जो है संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है और भारत की द्विसदनीय सदन का ये निचला सदन है। ठीक है, और आपको पता है कि जो लोकसभा होता है इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 8 मई, 12 मई। ये सब अलग अलग हैं और इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है जैसे आप 12 मई को जान लीजिए, तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 8 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस। पहला क्या? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और एक कौन सा है बड़ा महत्वपूर्ण, ये ज्यादा पूछा जाता है, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस, बहुत जल्दी आप ये दिवस की वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना। चौथा स्तंभ। और अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी तो बचा क्या? 1 मई बचा, यही आपका क्या है? 1 मई को ही विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है मेरे साथी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां नंबर।
निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? जयपुर भाई, यहाँ सफेद शहर, व्हाइट शहर की बात हो रही है, तो जयपुर तो आपका पिंक सिटी है। क्या है ये? पिंक सिटी है, पिंक शहर है, ये गुलाबी शहर है। बात क्लियर है? पिंक सिटी है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। बात क्लियर है? अब यहाँ पे आपको मिलता उदयपुर। उदयपुर को जो है पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। अगर उदयपुर और इसकी स्थापना किसने की थी उदयपुर की? तो जो है 1559 में 1559 में किसने की थी? राणा उदय सिंह ने। किसने? राणा उदय सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। बात क्लियर है? और इसी उदयपुर को ही सफेद शहर भी कहा जाता है, इसी को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 6 नंबर। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? हाँ, ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी कवरत्ती। बताओ भैया, दमन कहाँ की राजधानी भैया? तो दमन जो राजधानी है ये आपकी दमन दीव की है। क्या? दमन जो राजधानी है दमन दीव की है। जो आपकी पुडुचेरी है ये आपकी पांडुचेरी की ही राजधानी है, पांडुचेरी की ही राजधानी है। ठीक है। अब यहाँ पे कवरत्ती की बात करें तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी। किसकी? कवरत्ती बोले तो लक्षद्वीप। ये 3 तो सेंट्रल, ये भी सेंट्रल हो गया, ये भी सेंट्रल स्टेट हो गया, ये भी सेंट्रल स्टेट हो गया। आइजोल ये बचता है। ये आइजोल किसकी राजधानी भैया? तो आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। किसकी? मिजोरम की राजधानी है। ठीक है। और मिजोरम की स्थापना आप जान लीजिए, ऐसे सब एकदम करते जाइए। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अभी आपको जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे एक और अभी प्रश्न आ जाए तो दादर एवं नगर हवेली, कौन? दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को, जैसे यहाँ पे आया ना ये वाला दमन दीव, कहाँ गया? ऑप्शन ए दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। इसकी राजधानी वही है। ठीक है। इसको मिक्स कब किया गया? तो इसको मिक्स किया गया 26 जनवरी सन 2020 को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। ठीक है। अब इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे जाए दादर नगर दमन की राजधानी कौन सी है, तो भैया अभी राजधानी अभी कौन सी है? दमन ही है। बात क्लियर? इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी इसका ई वाला होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। सब पे वीडियो आएगी बाबू एक। ठीक है। टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन। ठीक है। चलो भैया बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है। तब तक जैसे अगर आपसे पूछा टेनिस कहाँ का है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई जो टेनिस आपका है ये है चीन का। कहाँ का है? चीन का है। ठीक है। और क्या पूछा आपसे? और पूछा बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन आपसे पूछा तो ये कहाँ का है? ये मलेशिया का है। कहाँ का है? मलेशिया का है। बात क्लियर है? ये मलेशिया का हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का इसमें कौन सा है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। बात क्लियर है? ऑप्शन सी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं भैया। 8वां नंबर। 8वां क्या है? 8वां इंडियन यहाँ पे होगा निम्न में निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताओ ये हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक। तो भैया हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये आपके महात्मा गांधी ने लिखी है। कब लिखी है? 1909 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए और क्या, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनका जान लीजिए, ये हो सकता है आपसे एक पुस्तक यहाँ से अब इस एग्जाम में आई जाए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, राम नाम। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरे सपनों का शहर भारत। क्या? मेरे सपनों का शहर भारत। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। उसके बाद जो है गीता बोध, और उसके बाद आता है आपका बापू सीख।
ठीक है, बापू की सीख आता है। तो ये सारी चीजें कहाँ के हैं। अब जैसे इसमें आप आएंगे जवाहरलाल नेहरू का, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बड़ी फेमस किताब, इनकी पूछी भी गई कई दफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है भैया, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। बताओ भैया, देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, देखिए अगर हम जो है ग्रीन अकाउंटिंग की बात करें या हरित लेखन की बात करें, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण। इसका अर्थ ही है प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि के आकलन को ध्यान में रखना, या रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय, क्या देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि यह जो है ये हरित लेखांकन जो है ये राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों की 6 लागतों को राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रदूषण एवं पर्यावरण कहाँ किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ये आपका सही हो जाता है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। सब पे एक वीडियो आने वाली है करके, मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय, डी असम। बताओ भैया ये कहाँ का त्यौहार है। जैसे थाई पुसम आपका तमिलनाडु का है, बैम्बो महोत्सव जो है ये मेघालय मणिपुर में होता है। ठीक है, अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है। ठीक है, जो यहाँ का बिहू लोक नृत्य है। अब यहाँ पे अगर हम संगोई महोत्सव की बात करें, कौन सी, संगोई महोत्सव जो है ये मणिपुर में होता है। कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या, प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है। कब से कब तक, 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, ये 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, दरअसल ये जो संगोई है ये जो है यहाँ का पशु हिरण के नाम पर रखा गया है। जो हिरण होता है उसी के नाम पर रखा गया है। इस महोत्सव का जो प्रारंभ है, जैसे इस महोत्सव का जो प्रारंभ है ये 2010 से हुआ। इससे पहले महोत्सव नहीं होता, 2010 में से यह आरंभ हुआ है और इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है, जो मणिपुर का राज्य पर्यटन विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें कौन था जिसमें नवरत्न की बात कही गई थी, जिसके जो वहां पे बैठते थे उनको नवरत्न कहा जाता था। बताओ भैया, देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो श्रीगुप्त नहीं था, ये तो जो है संस्थापक थे जो है, इनका वो नहीं था। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है संगीत का प्रेमी कहा जाता था। क्योंकि बीड़ा बजाते हुए इसकी मुद्रा जो है आई थी, उसका साक्ष्य मिला है, उसका अंकन मिला है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई होगा नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनका ये नवरत्न इनके हुआ करते थे। कौन, नवरत्न। अब नवरत्नों का नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो ये आपके एग्जाम में हालांकि आना नहीं इसको। ठीक है, जैसे इसमें नवरत्नों में से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे धन्वंतरी जो इनके चिकित्सक थे, इनके ये भी थे धन्वंतरी। ठीक है, और उसका बड़ा फेमस नाम आप जानते होंगे जो है कालिदास। क्या, कालिदास, सच सच बतना तुम रोए या जग रोया था, कालिदास हो गए। उसके बाद एक आता 12 मिहिर है ना, तो ये भी यहीं पे जो है विद्वान थे। ठीक है, तो मतलब 3 लोग ऐसे आप फेमस जान लीजिए, बाकी और सब कई लोग 6 लोग प्लस 6 लोग और थे। लेकिन नवरत्न बेसिकली ये जैसे ये जो है धर्मंतरी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे, 12 मिहिर बहुत बड़े विद्वान थे, ये सारे लोग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर लेते हैं। 12 नंबर क्या भैया, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। कर्म, अहिंसा, वैराग्य या निष्ठा। बताओ भैया इसका क्या सही होगा। देखिए जैन धर्म का अगर महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म में जो है
जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से भैया? सबसे पहले है अहिंसा, मतलब किसी को चोट न पहुंचाना। दूसरा नंबर पे आता है सत्य, मतलब ये होता है कि झूठ न बोलना। तीसरा है अस्तेय, क्या है? अस्तेय मतलब चोरी न करना, क्या? चोरी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है अपरिग्रह, क्या? अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना, दान करते रहना, ठीक है। संपत्ति का संचय न करना, बात क्लियर है। उसके बाद पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ठीक। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? सात्विक जीवन बिताना, ऐसा नहीं शादी नहीं करना, सात्विक जीवन बिताना इनका मतलब था, ठीक है। सात्विक जीवन बिताना, बात क्लियर है। तो आप देख लीजिए 5 सिद्धांत यही थे। इसमें कौन कौन शामिल है? वैराग्य, ये तो लिखा नहीं, निष्ठा भी नहीं है, कर्म भी नहीं, अहिंसा आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अहिंसा इसमें सही होगा, ठीक है। नॉन वायलेंस जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंश में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोधी, सैयद या तुगलक? बताओ ये सबसे कम किसने किया है? सबसे कम शासन जो है वो किसने किया हुआ है, ठीक है। देखिए अब ऐसे कहा जाता है, सबसे पहले से गुलाब खिला तोड़ा, याद कर लीजिए, सैयद, लोधी ने, ठीक है। गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने, बात क्लियर है। देखिए अगर हम खिलजी, जैसे यहाँ पे 1209 से लेकर के जो है ये मतलब ये करीब 1205 से लेकर के 1290 तक जो है ये थे, ठीक है, गुलाम वंश वाले। 1290 से 1320 तक जो है ये खिलजी वंश था। 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश था, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो शासन है ये इन्होंने किया था। तुगलक भी ठीक ठाक किए थे, सैयद भी मतलब करीब 50 साल किए थे, लोधी भी 50-60 साल किए थे, अब गुलाम वंश वाले करीब जो है 80 साल किए थे। तो अब इसमें अगर देखा जाए सबसे कम शासन जो है मतलब 1290 से लेकर के 1320 करीब 30 साल जो सबसे न्यूनतम शासक इन्हीं का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 14 हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। जैसे वीडियो बन रही है भैया, वीडियो हड़प्पा काल पे सिंधु सभ्यता सारी चीजें बन रही है, आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई देख लीजिएगा। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। भैया इसमें कुछ सोचना नहीं, लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन क्या था? बंदरगाह था, बात क्लियर है। लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर पे लेते हैं। 15 नंबर क्या भैया? बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया। खिलाफत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में या दांडी मार्च में? बताओ भैया ये कब किया गया था? लाल, पीला, हरा जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था? देखिए बात अगर इसकी करें तो आपको पता है खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ये 1930 में हुआ था। दांडी मार्च भी आपका जैसे ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, और 6 अप्रैल 1930 से लेकर के आगे तक चला था, जब तक गांधी रिविन समझौता नहीं होगा। गांधी रिविन समझौते के बाद फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जिसमें भाग लेने गए थे, और उसके बाद जो जब वहां से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, आगे चर्चा करेंगे। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 7 अगस्त से शुरू हुआ था। कब से? 7 अगस्त से शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था। और इसी में जो तिरंगा झंडा था वो लाल, पीला, हरे रंग का था, ठीक है। और ये 7 अगस्त जो है किसके खिलाफ था? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ था। क्या? बंगाल विभाजन के खिलाफ था, ठीक है। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई थी? तो ये आपकी जो है जुलाई में हुई थी, 20 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्या भैया? खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, वही खिलाफत आंदोलन जो शुरू होगा। तो अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया 1919 होगा, 1931 होगा, 1909 होगा या 1930 होगा। आपको पता भैया 1930 में क्या हुआ था? यहाँ पे 2 काम हुए थे। पहला क्या? दांडी मार्च हुआ था। उसके बाद आपका क्या हुआ था? दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब इस पे आज एक वीडियो तगड़ी आएगी। 1909 में मार्ले मिंटो
मार्लिमेंटो एक्ट आया था और इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली इनको दे दी गई थी। 1931 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वही जो है प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1919 जो है आपका, यही सही है। 1919 में क्या हुआ था मेरे भाई? 1919 में बम्बई में जो है एक खिलाफत समिति का गठन हुआ था। क्या? खिलाफत समिति गठन 1919 में हुआ था और मौलाना आज़ाद, अली भाई मोहम्मद अली, शौकत अली और हसरत मोहानी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई थी। गांधी जी इसमें सहयोग किए थे, लेकिन खिलाफत समिति के बाद हिंदू और मुसलमान इन दोनों में टकराव हो गया था। जिसके लिए फिर गांधी जी को जो है फिर से अपना एक चलाना पड़ा, जो है कि जो है इसमें सब लोग मिल जाएं। ठीक है, इसके लिए एक आंदोलन चलाना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका सही, इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सही। ठीक है, अगला क्या भैया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? बताओ भैया। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 4। बताइए इसमें क्या सही है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के द्वारा। ठीक है, यह स्थापना हुई कहाँ पे थी? दिल्ली में हुई थी। आपको पता है ये दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और जो संघीय न्यायालय था भारत का पहला उच्च न्यायालय था। भारत का पहला उच्च न्यायालय था। ठीक है, इससे पहले सब उच्चतम न्यायालय थे। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय उच्च न्यायालय के जो इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी वो 6 थी। ठीक है, और प्रथम न्यायाधीश जो थे, ये हो सकता है आपसे कभी पूछ ही ले, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये थे मॉरिस। आप याद रखिए, मॉरिस ग्वेयर थे। क्या थे? मॉरिस ग्वेयर थे। बात क्लियर है? इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर थे। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 18 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 18 सितंबर की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, बगान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा? बताओ भैया कौन शुरू किया था? देखिए, बगान श्रमिक नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन। किसानों के द्वारा सब बहुत सारे, चंपारण से लेकर के सारी चीजें हुई थी। ठीक है, जमींदारों के खिलाफ सारे मामले थे। जो 18 सितंबर की क्रांति, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। बात क्लियर है? अब अगर बात करें 18 सितंबर की जो क्रांति हुई थी, ये पहली दफा कब हुई थी? तो सबसे पहली दफा जो है ये 10 मई 1857 को ऐसा माना जाता है कि यहीं से शुरू हुई थी। और शुरू कहाँ से हुई थी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ, यहाँ से ये शुरू हुई थी और धीरे धीरे जो है आपके कानपुर में पहुँच गई। कानपुर, बरेली, है ना, कानपुर, बरेली, झांसी, बगल में इससे सटा हुआ था दिल्ली, वहां पहुंच गई। फिर उसके बाद इधर अवध में पहुंच गई। ठीक है, तो ये इधर सारे जितने सटे हुए थे, बेसिकली शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सॉरी, डेढ़ा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या अनाईमुडी? देखिए, अनाईमुडी जो है ये उच्चतम श्रेणी है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? ये दक्षिण भारत की है। ठीक है, यहाँ पूछा क्या? अरावली पर्वत श्रेणी किसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका गुरु शिखर है। बात क्लियर है? और अगर बात करें जैसे पूर्वी जो अरावली का पश्चिमी भाग, जैसे ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो जो इसका पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये मेवाड़ में है। कहाँ पे है? ये मेवाड़ में पड़ता है। ठीक है, इसका जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग ये मारवाड़ में पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, मारवाड़ में पड़ता है। जो अरावली है, इसकी जो अधिकतम ऊंचाई ऐसे मान चलिए यहाँ पे है, और इसी को माउंट आबू या इसी को क्या बोलते हैं? माउंट आबू, ये हो गया। और यहीं पे क्या? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर।
ठीक है, गुरु शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर है। बात क्लियर है। जबकि जैसे अब नीलगिरी की डोडा बेट्टा की बात करें तो डोडा बेट्टा जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2637 मीटर है। बात क्लियर है। तो ये भी सकता था, लेकिन यहाँ पे अरावली पूछा इसलिए जो है, अगर नीलगिरी पूछता तो आपका डोडा बेट्टा होता, लेकिन अरावली पूछा तो गुरु शिखर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, काल वैशाखी, मैंगो सावर, लू या व्यापारिक पवन है। बताओ भैया क्या कहलाती है। देखिए अगर हम बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, आप देखते होंगे उत्तरी मैदानी, जैसे आप जो गर्मी के टाइम होता है, गर्मी टाइम इन सेंस जैसे मार्च अप्रैल मई जून, है ना, तो इसमें क्या आप देखते हैं दोपहर में क्या बहती है, लू बहती है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो करीब 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस प्रकार की हवाएं जो है ये आप अगर पूछे कहाँ कब बहती हैं तो ये मई जून में बहती हैं। कब बहती हैं, मई और जून में बहती हैं। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या भैया, भारत के मानक समय में उत्तर रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 83.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर। आपको पता है ये अगर हम भारत बना दें, ठीक है, अगर इसे हम भारत मान लीजिए तो फिर यहाँ से आपका आता है 5 राज्य हैं। मानक समय कहाँ से जाती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से जाती है। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, ये कितने राज्यों से जाती है भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, यहाँ पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पड़ता है आपका उड़ीसा, क्या यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, और यहाँ पे आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। बात क्लियर है, ये 5 राज्य पड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है ये नैनी से होके जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है। ये बात क्लियर है, तो ये इलाहाबाद की नैनी से होते हुए जाती है, यहीं से आप समय का जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, 22 नंबर पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी बेबेल प्लान, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन की विफलता। देखो भैया अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, मतलब 1942 के आसपास घटना होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। बेबेल प्लान कब आया था, 1947 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1927 में गठन हुआ था, 28 में भारत आया था। तो 28-42 बहुत आ गया। तो क्रिप्स मिशन जो था जिसे पोस्ट रिजेक्ट कहा गया था, ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और इसी के विरोध में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बात क्लियर है, क्रिप्स मिशन के विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से शुरू हुआ था, 8 अगस्त को बैठक हुई थी, 9 अगस्त से शुरू हो गया था। ठीक है, 23 नंबर लेते हैं। 23 नंबर गया भैया, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है, कामेत है, कंचनजंगा है, केटन है या नंदा देवी है। देखो भैया इसमें कुछ नहीं सोचना है, भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो K2 है, इसको बोलते हैं गाडविन आस्टिन, क्या बोलते हैं, गाडविन आस्टिन बोलते हैं। ठीक है, ये POK में है, कहाँ पे है, POK में है। और दूसरी बात करें जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी कंचनजंगा है, कहाँ पे है, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है ये भारत में है। अगर भारत कभी आपसे पूछे तो आप मारिएगा क्या, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 24 नंबर 24 नंबर में क्या है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, CNG, LNG, LPG, PNG। बताओ भैया। देखिए जो 1991 में, आपको पता हम लोग पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं, 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, आर्थिक संकट मतलब कई प्रकार से संकट इसमें सम्मिलित थे। आर्थिक संकट जो आया था उसमें नई आर्थिक नीति आई थी, क्या आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक NEP, यही आई थी 1991 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री आपसे पूछता है तो नरसिम्हा राव थे। कौन थे, नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगर आपसे पूछे जब वित्त मंत्री कौन थे भैया, तो वित्त मंत्री जो थे ये थे मनमोहन सिंह, या जिनको मनमोहन सिंह कहते हैं, क्या, मनमोहन सिंह। बात क्लियर है, मनमोहन सिंह आ गए थे वित्त मंत्री बन के।
इन्होंने जो अपनाए, जिसे ये मॉडल जो था, इसमें एक मॉडल अपनाया गया था LPG, अभी हम लोग कल डिस्कस किए थे। L मतलब लिबरलाइजेशन, क्या? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। जब ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मिलते हैं तभी किसका निर्माण होता है? ग्लोबलाइजेशन का निर्माण होता है। तो LPG ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ना समझ लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर पे लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, निर्मल नहीं, निम्नलिखित जो है 21 जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या बलिया? बलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बलिया बेसिकली यहाँ पे पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु मेला लगता है, ददरी, ठीक है। उसके बाद आप देखें मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। अयोध्या आपका खुद में है, तो ये नैमिषारण्य जो है सीतापुर में स्थित है, लखनऊ के बगल का सटा हुआ जिला है सीतापुर, वहीं पे नैमिषारण्य स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हम अगला लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है तो उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है 51%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 49%। बताओ भैया ये क्या होगा इसमें? अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या सही होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, क्या? भारतीय कंपनी अधिनियम जो है, भारतीय कंपनी अधिनियम में, अधिनियम की धारा 617 में ये कहा गया है कि जो है 51%, कितना? 51% पार्ट अगर जो है सरकार उसमें हिस्सेदारी रहती है उसकी, तो वो क्या होगा? सरकारी कंपनी मानी जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर पे। कृषिदा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। ऑप्शन है सिडबी, ऑप्शन बी है IFCI, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है एग्जिम बैंक। बताओ भैया, अभी हमने इस पे डिस्कस किया था। जैसे सिडबी जो है ये सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है, ये बैंक नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। ये लखनऊ में इसका कार्यालय है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर जैसे आपका सिडबी है, उसके बाद IFCI हो जाता है ना, नाबार्ड है। तो देखिए सिडबी हमने बता दिया था आपको, IFCI के बारे में बता दिया था, एग्जिम बैंक भी इसी टाइप का है, ठीक है। अगर हम आपसे इसमें बात करें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की, तो इसमें आता है आपका नाबार्ड, ठीक है। क्या आता है? नाबार्ड। अब इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या? इसकी स्थापना पूछी जाती है आपसे, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह जो है एक केंद्रीय संस्था है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जो है ये इसके अंतर्गत जो है ये देता है, और नाबार्ड इसकी स्थापना इसी के लिए की गई थी, ठीक है। 28 नंबर पे आते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से की जो समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, कौन समस्या थी 1991 में? देखिए ये बड़ा फेमस 1991 का जो आर्थिक सुधार है, इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं और इसमें पीटी में पक्का एक प्रश्न आएगा। ऑप्शन ए है भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, ऑप्शन बी है आर्थिक नीति की असफलता, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ऑप्शन डी है यह सभी। बताओ भैया इसमें क्या होगा? देखिए जो आर्थिक सुधार हुआ था, ठीक है, इसमें बहुत प्रयास किए गए थे। जैसे विदेशी व्यापार, आपको पता ही है, विदेशी व्यापार है, उदारीकरण है, वित्तीय उदारीकरण है, कर सुधार है, विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल करना, सारी चीजें थी, ठीक है। तो अब इसमें अब जाहिर सी बात है रुपए का मूल्यह्रास को रोकना, सारी चीजें इसमें थी। तो इसमें ऑप्शन आपका जो ये सबसे तगड़ा है वो है आपका डी, ये सभी, ठीक है, ये सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे कि साहब इसमें विदेशी मुद्रा भंडार संकट में, तो जाहिर सी बात है जब आर्थिक संकट आता है, जैसे UPSSC ने इसको मान रखा था, ऑप्शन सी को इसने सही मान रखा था, लेकिन बाद में जैसे अब उस पर जो चेंजेस हुए तो उसमें हो ही नहीं सकता। जब भारत में विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम हो जाएगा तभी तो आर्थिक संकट आएगा भाई, हर तरफ संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इनमें से ये सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर,
बताओ भैया 29 नंबर में क्या है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में, विद्युत वस्तु में और जीवन में। बताओ जैसे जब आप प्रचार देखते होंगे, जैसे मान लो कोई ये ज्वेलरी की दुकान है, क्या है ये ज्वेलरी की दुकान है, यहाँ पे मान लो ये सेठ बैठा हुआ है, यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं सोना खरीदने, क्या खरीदने? सोना। अब ये नहीं आगे से आलू पीछे सोना, ये वाला सोना नहीं, सही वाला सोना। जब सोना खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे जो है ज्वेलरी आ जाएंगे, तो हम क्या कहते हैं भैया, जब जाना तो हॉलमार्क, क्या हॉलमार्क देख के ही सोना लेना, ठीक है। तो सोना मतलब क्या, किसके लिए होता है? जेवर के लिए होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 30 नंबर, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी है गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए राज्य के नीतियों का निर्माण करना है तो जाहिर सी बात है मूल अधिकार का नीति के निर्माण में कोई बहुत ज़्यादा योगदान है। जी नीति बन रही है तो लोगों के लिए ही तो बन रही है, तो उनका अधिकार जाहिर समाहित ही है। समाजवाद की बात करें, समाजवाद और गांधीवादी सिद्धांत ये दोनों अगर कहीं मिलते हैं तो वो मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसी को बोलते हैं DPSP। इसको जोड़ा कब गया था? इसको जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति तो उसके लिए थी, ठीक है। तो ये देखिए 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में जोड़ा गया था इसको। इसमें कुछ पार्ट जोड़े गए थे, ठीक है। ये DPSP तो था ही अलग से। ये लिया कहाँ गया से? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है DPSP जो है। अब इसमें जैसे DPSP 42वें संविधान संशोधन में इसमें जो पार्ट जोड़े गए हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया कई पार्ट, अनुच्छेद 42 में जोड़ा गया है ना। तो ये सारी चीजें थी। 42वें संविधान संशोधन का इफेक्ट जैसे पूछता प्रभाव हो जाता किस पे है, तो DPSP पे पड़ता है। वैसे तो इसके द्वारा जो है 51 का जोड़ा गया था। 51 क में जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो पहली बात इसमें आप ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर क्या है? निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 का में। मौलिक कर्तव्य की बात है। भाग 2 की बात करें तो इसमें क्या है? नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक भैया? तो 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। भाग 4 में क्या है? DPSP नीति निर्देशक तत्व, तो ये कहाँ से है? 36 से लेके 51 तक है। और भाग 5 में क्या है? यही जोड़ा गया था 51 का। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 के द्वारा जोड़ने पर ये कौन सी समिति इसको संस्तुति की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी संस्तुति पर ही इसका जो है गठन ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब मौलिक कर्तव्य में जो 11वां पार्ट अभी हमने बताया, आप 10 मौलिक कर्तव्य मूलतः थे। 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार बच्चों का है उसमें जो उनके माता पिता हैं उनका क्या कर्तव्य है वो बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में क्या भैया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में है, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संविधान का संसद का संविधान। बताओ भैया अगर हम बात करें राष्ट्रपति के विषय में तो ये आपका अनुच्छेद 52 में है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल का विशेष संबोधन ये आपका आ जाता है 167-68 में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी संविधान की राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर 351 तक, इसी में क्या कहा गया है? ये राजभाषा इसमें बताई गई है कि राजभाषा के विषय में क्या क्या प्रावधान है संविधान में। तो 343 किसके बारे में है? भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी है। राजभाषा मतलब बोले तो राजकाज की भाषा। और लिपि इसमें बताया गया है। क्या लिपि बताई गई कि कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी। क्या? देवनागरी लिपि जो है इसमें बताई गई है। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं।
33 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, एक मिनट। तो आज की श्रृंखला यहीं तक। इसमें कुछ समस्या आ गई है तो इसके लिए खेद है। अगला जो अगली श्रृंखला होगी उसमें सारे प्रश्न जोड़ दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।